आज सुनेंगे हम चाइनीज म्याओ जाति की लोक कथा लूशंग वाद की उत्पत्ति। म्याओ जाति के एक गांव में किसी समय काउछवे नामक एक व्यक्ति अपनी पत्नी वेन्याओ के साथ रहा करता था। जब दंपति की उम्र 40 वर्ष से अधिक हो गई तो उनको एक बेटी की प्राप्ति हुई। दंपति की खुशी का ठिकाना न रहा और उन्होंने अपनी बेटी का नाम पांगकाओ रखा। पांगकाओ बड़ी होकर बहुत बुद्धिमान निकली। वो सीने पिरोने के काम में भी बहुत निपुण थी। बुद्धिमता और प्रवीणता में गांव की कोई भी अन्य लड़की उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। उसकी भौहें पतली, आंखें चमकीली और गाल बसंत में खिले आड़ू के फूलों की तरह गुलाबी व सुंदर थे। जब वो सज समर कर निकलती तो लोग अनायास ही कह उठते कि वो मोर से भी ज्यादा सुंदर है। प्रकृति ने उसको आवाज भी इतनी मोहक दी थी कि सुरीली से सुरीली आवाज में चहचहाने वाली चिड़िया भी उसका गाना सुनकर चुप हो जाती। गांव में बहुत से नौजवान उससे शादी करने को लालायत थे, मगर पांगकाओ ने उनमें से किसी को भी नहीं अपनाया। तो ये युवती आखिर किससे प्रेम करती? सच तो ये था कि वो माओशा नामक एक बहादुर नौजवान शिकारी को अपना दिल दे बैठी थी। माओशा एक ऊंचे कद वाला, तंदुरुस्त और सुंदर नौजवान था। बहादुर वो इतना था कि एक बार अकेले ही एक बाघ को मार चुका था। हुआ ये कि उस समय वो अपने बाप के साथ शिकार करने जंगल में गया हुआ था। अचानक एक बाघ झाड़ियों के बीच से छलांग लगाकर बाहर निकला और गुर्राता हुआ माओशा के बाप पर टूट पड़ा। माओशा ने तुरंत अपना छुरा निकाला और बाघ पर वार किया। तब वो खूंखार जानवर उसके बुजुर्ग बाप को जमीन पर पड़ा छोड़ माओशा पर टूट पड़ा, मगर माओशा ने तुरंत घूमकर बाघ के सिर पर मुक्के से जबरदस्त प्रहार किया। बाघ पहले तो लड़खड़ाया, फिर उस पर दोबारा टूट पड़ा, लेकिन चोट लगने की वजह से अब उसमें पहले जितनी ताकत नहीं रह गई थी और माओशा ने अपने छुरे से उसके सिर व शरीर पर ताबड़तोड़ प्रहार करके उसका काम तमाम कर दिया। लेकिन बाघ ने माओशा के बाप को अपने पंजों व दांतों से बुरी तरह घायल कर दिया था, सो वो भी चल बसे। इसके बाद से माओशा अपना कुत्ता साथ लेकर पर्वतों पर शिकार करने जाने लगा। एक दिन माओशा घूमते फिरते किसी गांव में जा पहुंचा। उसे यह देखकर बड़ा अचंभा हुआ कि उस गांव में गाय, बैल व भेड़ बकरियां तो बहुत थी, लेकिन बतख या मुर्गी एक भी नहीं थी। जब उसने गांव वालों से पूछा कि इसका क्या कारण है, तो उन्होंने बताया कि उनके गांव के पास ही 2 चीले थी, जिनके चंगुल से एक भी बतख का बच्चा या चूजा बच नहीं पाया था। इसके अलावा वे 2 चीले कहीं से कोई जादुई ताकत हासिल कर इतनी विकट बन गई थी कि कोई भी आदमी उनके सामने टिक नहीं पाता था। माओशा को गांववासियों के कथन पर विश्वास हुआ और उसने कहा, क्या उन चीलों से निपटने का सचमुच कोई उपाय नहीं है? मैं कोशिश करके देखता हूं। वो हाथ में तीर कमान लेकर गांव वालों के साथ उन भयानक पक्षियों के घोंसले की ओर चल पड़ा। दोनों चीले उनके वहां पहुंचते ही अपने घोंसलों से बाहर निकल आए और चटाइयों जैसे बड़े बड़े पंख फैलाकर आकाश में मंडराने लगे। वे उड़ने में तीर की तरह तेज थे, मगर वे देखने में कितनी ही भयानक और उड़ने में कितनी ही तेज रही हो, माओशा के घातक तीरों से बचकर कहां जा सकती थी। माओशा ने खड़े होकर निशाना साधा और पहला तीर छोड़ दिया। सन्न की आवाज हुई और देखते ही देखते एक चील जमीन पर आ गिरी। फिर उसने दूसरे पक्षी को भी इसी तरह मार गिराया। यह देखकर गांव वाले खुशी से नाच उठे और उन्होंने इस बहादुर व कुशल शिकारी को हार्दिक धन्यवाद दिया। संयोग की बात
जिस गांव में ये घटना घटी वो पांकाओं का गांव था। जब उसने इस नौजवान बहादुर शिकारी को देखा तो मन ही मन उससे प्रेम करने लगी। मगर मौशा का कोई घर-बार तो था नहीं। वो हमेशा घुमंतू की तरह आज यहां तो कल वहां आ जाता रहता था। सो अगले दिन उस गांव से विदा उसने ले ली। उसे भला क्या मालूम था कि उसी गांव में एक सुंदर युवती थी जो उससे प्रेम करने लगी थी। इसके पहले कि पांकाओ उससे अपना प्रेम प्रकट कर सके, मौशा वहां से चला गया। युवती का मन भी उसके साथ पर्वतों में पहुंच गया। जैसा कि सभी प्रेमी युवतियों के साथ होता है, पांकाओ में भी परिवर्तन आया और उसकी सुंदरता दिन पर दिन निखरती गई। बहुत से युवक उससे विवाह करने का प्रस्ताव लेकर उसके पास आते रहे, लेकिन वो सबको ठुकरा देती और वे बेचारे ठंडी सांसें लेते हुए उल्टे पांव लौट जाते। जैसा कि कहावत है, नीच प्रकृति वाला प्राणी हर सुंदर वस्तु को लोलुपतापूर्ण दृष्टि से देखता है। सुंदरी पांकाओ भी एक दानव की दृष्टि से बच नहीं पाई। पांकाओ के गांव के पास ही श्वेत फिजेट के रूप में एक प्रेत रहा करता था, जिसने पांकाओ पर अपनी लोलुप दृष्टि लगा रखी थी। वो जानता था कि उस युवती का दिल जीतना उसके लिए असंभव है, इसीलिए उसने उसका अपहरण करने की साजिश रची। एक दिन पांकाओ बैठी हुई सिलाई कर रही थी कि अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। इसके साथ ही हवा का तेज झोंका आया जो उसे उड़ा ले गया। पांकाओ के मां बाप अपनी बेटी के इस तरह गायब हो जाने के कारण फूट फूट कर रोने लगे। यह सुनकर सारे गांववासी भी बहुत दुखी हुए और उन्होंने उसकी दूर दूर तक तलाश की, लेकिन पांकाओ ऐसी गायब हुई कि उसका कहीं कोई निशान तक ना मिला। उधर मौशा जंगली जानवरों की तलाश में कभी जंगलों में घूमता फिरता, कभी दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ जाता और कभी गहरी घाटियों में विचरण करता रहता। एक दिन वो एक बहुत घने जंगल में आ पहुंचा, जहां उसे लकड़हारों का एक झुंड मिला जो हान जाति के थे। उस वीराने में इतने लोगों का साथ हो जाना सचमुच बड़ी खुशी की बात थी। उन्होंने मौशा से बातचीत की और उसका नाम पता पूछा। मौशा को वे लोग ईमानदार मालूम पड़े और उसने कहा, मैं एक पर्वत से दूसरे पर घूमता फिरता हूं और जंगली जानवरों का शिकार करता हूं। मेरा कोई घर-बार नहीं है, मैं बिल्कुल घुमंतू हूं। लकड़हारों को यह नौजवान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने उससे अपने साथ रात बिताने का अनुरोध किया। रात को मौशा अलाव के पास बैठकर उन लकड़हारों से बोला, दोस्तों, इस जंगल के बारे में मुझे कुछ बताओ। और तब उन्होंने उसे अपने जीवन व उस जंगल में रहने वाले जंगली जानवरों के बारे में बहुत कुछ बताया। फिर वे ठंडी सांस लेते हुए बोले, ये जगह अच्छी तो बहुत है, मगर हम अब यहां और नहीं रह पाएंगे। जब मौशा ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, ये जंगल भूतहा हो गया है। एक भयानक प्रेत श्वेत फिजेट के रूप में यहां फिरता रहता है। रोज रात के तीसरे पहर वो एक बड़े पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बैठकर इतनी जोर से चीखता है कि लोगों का कलेजा कांप उठता है। उसके अगले पहर वो दूसरी शाखा पर प्रस्थान करता है। वह दूसरी बार कर्कश स्वर में चीखता है और पांव फटते ही वो तीसरी शाखा पर बैठकर फिर से चीखता है। साथ ही किसी युवती की सिसकियां भी हमेशा सुनाई देती है, जिससे हमें और घबराहट होने लगती है। ये विचित्र बातें हमें बहुत भयानक लगती है, इसलिए हमने इस अशुभ स्थान को छोड़कर जाने का फैसला किया है। मौशा तुरंत समझ गया कि उस जंगल में जरूर कोई दानव रहता होगा। उसने उसे खत्म करने की ठान ली। डरो मत,
वो हान जाति के उन लकड़हारों से बोला, आज रात मैं निगरानी रखूंगा और देखूंगा कि क्या होता है। आधी रात के बाद जब चारों ओर घोर अंधेरा छा गया, माओशा और अन्य लोग उस बड़े पेड़ के पीछे छिप गए और बहुत देर तक इंतजार करते रहे। तीसरा पहर होने पर उन्हें उस पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर एक विकराल श्वेत पक्षी बैठा हुआ धुंधला सा नजर आया और साथ ही उसकी कर्कश चीख भी सुनाई दी। ये सब बिल्कुल वैसा ही था जैसा लकड़हारों ने वर्णन किया था। इसके साथ ही उन्हें किसी एक युवती की हृदय विदारक सिसकियां भी सुनाई दी, जो हवा के साथ साथ कभी तो तेज हो जाती थी और कभी धीमी। पौ फटने पर दानव तीसरी बार चीखा। पेड़ के पीछे छिपे माओशा व अन्य लोगों को अब वो साफ साफ नजर आने लगा। माओशा के धनुष से फौरन एक तीर छूटा और उस भयानक पक्षी की छाती में जा घुसा। वो एक चट्टान की तरह नीचे के खड्डे में जा गिरा। उसके गिरने के साथ ही अज्ञात युवती की सिसकियां भी रुक गई। जब खूब उजाला हो गया तो माओशा ने खड्डे में जाकर देखा कि वहां एक भीमकाय श्वेत फिजेट मरा पड़ा है। उसे बहुत खुशी हुई कि उसने एक दुष्ट दानव का नाश कर दिया है। हालांकि तब तक वो ये ना जान पाया था कि उस पक्षी की भयानक चीख के साथ साथ किसी युवती की सिसकियां क्यों सुनाई देती थी और वो युवती कौन थी। उसने श्वेत फिजेट की पूंछ से एक पंख नोच लिया और उसे यादगार के तौर पर अपनी पगड़ी में खोस लिया। दिन निकल आने पर वो उन लकड़हारों से विदा लेकर वहां से कहीं और के लिए रवाना हो गया। पांकाओं को जब हवा का तेज झोंका उड़ा ले गया था तो उसके बाद उसने अपने को एक गुफा में पाया, जहां श्वेत फिजेट के रूप में एक दानव ने उसे कैद कर रखा था। वो दानव उससे जबरन शादी करना चाहता था, लेकिन सुंदरी पांकाओ भला इसके लिए कैसे राजी हो सकती थी। वो श्वेत फिजेट रूपधारी प्रेत उसे बार बार डराता धमकाता, मगर पांकाओं के मुंह से हर बार नहीं के अलावा कुछ ना निकलता। वो दिन भर अपनी रिहाई के लिए रोती रहती। वो रात होने पर वो दानव इस डर से कि पांकाओ कहीं भाग ना जाए, उस पर ऐसा जादू कर देता था कि वो गहरी नींद में सो जाती। पांव फटते ही पांकाओ जाग पड़ती और फिर रोना शुरू कर देती। तब वो फिजेट चीखने लगता और उस पर फिर जादू करके उसे दोबारा बेहोश कर देता। दानव के मारे जाने के बाद पांकाओ होश में आ गई और गुफा से बाहर निकल भागी। उसे मालूम न था कि वो कहां थी। भागते भागते जब पर्वत की तलहटी में पहुंची तो वहां उसे हान जाति के लकड़हारे मिले। वे उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने उससे पूछताछ की और तब उन्हें मालूम हुआ जो सिसकियां वे रात में सुना करते थे वे उसी असहाय युवती की थी और उसी को उस नौजवान शिकारी ने दुष्ट दानव के चंगुल से छुड़ाया था। उन्होंने पिछली रात की सारी घटना उसे कह सुनाई। हर आदमी उस नौजवान शिकारी के जाने से दुखी था। उसके बारे में उन्हें केवल इतना ही पता था कि उसने अपनी पगड़ी में एक सफेद पंख लगा लिया था। जब पांकाओं को मालूम हुआ कि उसे उस दानव के चंगुल से छुड़ाने वाला व्यक्ति वही माओशा था जिसे वो बहुत प्यार करती थी, तो खुशी से उसका चेहरा चमक उठा। लेकिन समस्या ये थी कि वो उसे खोजने जाए तो जाए कहां। उसे कोई उपाय न सूझा और निराश होकर उन नेक दिन लकड़हारों के साथ अपने गांव लौटना पड़ा। उसके मां बाप अपनी प्यारी बेटी को वापस आया देख फूले अंग न समाये। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले और वे अपनी बेटी का आलिंगन करते हुए बोले, बेटी, हमें बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तुम हवा के उस झोंके के साथ उड़कर कहां चली गई थी। देखो तो
हम तुम्हारे लिए कितना चिंतित और दुखी थे। पांकाओ ने सारी दास्तान अपने माँ बाप को कह सुनाई कि किस तरह उसे बंदी बनाया गया और फिर किस तरह माओशा ने उसे बचाया। इसके बाद उसने धीमी आवाज में अपने मन की बात माँ बाप से कही। मैं केवल उसी से प्यार करती हूं। उसने मेरे प्राण बचाए हैं। मुझे नहीं मालूम कि वो कहां है, लेकिन मैं उसका इंतजार करूंगी। ये सुनकर उसके माँ बाप को बहुत खुशी हुई, क्योंकि वे माओशा को देख चुके थे और उसकी बहादुरी की सराहना करते थे। लेकिन इस समय वो कहां मारा मारा फिर रहा होगा और वो गांव कब लौटेगा? इन सवालों ने पांकाओ और उसके माँ बाप को चिंता में डाल दिया। 6 मास बीत गए, पर माओशा की कोई खबर न मिली। पांकाओ अपने वीर प्रेमी के इंतजार में सूख कर काटा हो गए। अचानक एक दिन उसका बूढ़ा बाप बड़ी खुशी से अपनी पत्नी से बोला, इस नौजवान को ढूंढने का एक उपाय है। उसकी पत्नी को पति की इस बात पर विश्वास ना हुआ। आप उसे तलाश करने आखिर जाएंगे कहां? उसने पूछा। हम जाएंगे कहीं नहीं, बल्कि एक गीत नृत्य त्योहार के मौके पर सारे गांव वालों को आमंत्रित करेंगे। जब माओशा को यह खबर मिलेगी तो वो जरूर आएगा। युवती के पिता दस्तकारी की चीजें बनाने में बहुत निपुण थे। उन्होंने नरकुल के कुछ पोले डंठल काटे और उन्हें एक साथ बांधकर लूशंग बनाया तथा फूंक मारकर उससे एक सुरीली आवाज निकाली। फिर उन्होंने गांव के नौजवानों को उसी तरह के लूशंग बनाना और बजाना सिखाया। बाद में उस तरह के बहुत से लूशंग बनाए गए जो पहले के वाद्यों से कहीं अच्छे थे और उनकी आवाज ज्यादा सुरीली थी। चांद्र नववर्ष के अवसर पर उन नौजवानों द्वारा लूशंग पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें खूब गाना बजाना और नाचना हुआ। इस समारोह में पांकाओ के गांव के लोग तो शामिल हुए ही थे, साथ में आसपास के गांव वालों ने भी बड़े उत्साह से भाग लिया। इस नृत्य गीत संगीत समारोह को चलते 9 दिन और 9 रातें बीत गई। 10वें दिन पांकाओ को दूर से लोगों की भीड़ में एक नौजवान की झलक दिखाई दी, जिसने अपनी पगड़ी पर एक सफेद पंख लगा रखा था। फिर उसने नजदीक जाकर उसे गौर से देखा। पांकाओ का अनुमान सही निकला। वो नौजवान माओशा ही था। वो युवती फूले अंग न समाई। उसने जो कुछ देखा फौरन जाकर अपने पिता को बताया। तब उसके पिता ने माओशा को अपने घर पर दावत के लिए आमंत्रित किया। लेकिन माओशा को मालूम न था कि ये सब क्या और क्यों हो रहा है। जब उसने पांकाओ के पिता से इस बारे में पूछना चाहा तो बुजुर्ग ने उससे कहा, मेरे बहादुर नौजवान, तुम पहले भी एक बार यहां आए थे। उस समय तुमने 2 भयानक चीलों को मारकर हमारा बड़ा उपकार किया था। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। तुमने अपनी पगड़ी पर जो सफेद पंख खोस रखा है, वो तुम्हें कहां से मिला? माओशा इस सवाल से आश्चर्य में पड़ गया और सोचने लगा कि आखिर उस बुजुर्ग ने ये पूछा ही क्यों। फिर भी उसने जंगल में घटित सारी घटना उन्हें बता दी। फिर वो बोला, आज तक मुझे मालूम नहीं कि उस दिन हम लोगों को किसी एक युवती के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, और जब मैंने उस श्वेत फिजेट को मार गिराया तो उस युवती का रोना बंद हो गया था। आखिर वो युवती की आवाज आ क्यों रही थी? ठीक इसी मौके पर पांकाओ अंदर के कमरे से बाहर आई और डबडबाई आंखों से माओशा को एकटक देखने लगी। उसके पिता ने उस नौजवान को सारी बात बताई और ये भी समझाया कि नरकुल वाद त्योहार मनाने का असली मकसद क्या था। रूपवती पांकाओ की दुखमयी आपबीती सुनकर माओशा का दिल भर आया और उसके हृदय में
उसके प्रति गहरा प्रेम उमड़ पड़ा। अंत में उन दोनों की शादी हो गई। तो ये है म्याऊं लोगों के नरकुलवाद त्योहार के शुरू होने की कहानी। कम से कम उनका यही कहना है। ये भी कहा जाता है कि म्याऊं जाति के युवक युवतियां नृत्य करते समय श्वेत फिजेट का पंख लगाते हैं और ये पंख लगाना उसी समय से शुरू हुआ है। इसके मूल में दो बातें हैं। पहली ये कि पंख लगाकर वे दूसरों को बताना चाहते हैं कि भूत प्रेत से डरते नहीं, और दूसरी ये कि श्वेत फिजेट के पंख लगाकर वे अपना मनपसंद जीवन साथी जरूर ढूंढ सकते हैं, ऐसी उनकी मान्यता है। मगर आजकल श्वेत फिजेट के पंख इतनी आसानी से नहीं मिलते, इसीलिए म्याऊं युवतियां उसकी जगह मुर्ग फिजेट की पूंछ की आकृति का रजत आभूषण पहनने लगी है। तो ये थी कहानी लुशंगवाद की उत्पत्ति। कहानी को आवाज दी है अनुरंजन ने। शुक्रिया।